कक्षा 10वीं की हिंदी भाग यहाँ पे काव्य खंड है। गद्य खंड का प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। पाठ 11 है यहाँ पे। चैप्टर का नाम है लौट कर आऊँगा फिर, और जिनके लेखक हैं जीवनानंद दास। स्क्रीन पे आप लोग इनका पिक्चर देख रहे होंगे। तो हम लोग NCERT बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पाठ 11 है लौट कर आऊँगा फिर, और जिनके लेखक हैं जीवनानंद दास। आप लोग इसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है। तो उत्तर हो जाएगा बंगाल के घास के मैदान, कपास के पेड़, वनों में पक्षियों की चहचहाहट एवं सारस की शोभा अनुपम छवि निर्मित करते हैं। बंगाल की इस अनुपम सुशोभित एवं रमणीय धरती पर कवि पुनर्जन्म लेने की बात करते हैं, यानी कि फिर से आने की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कवि को अपनी मातृभूमि प्रेम में विह्वल होकर चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अगले जन्मों में बंगाल में आने की प्रबल इच्छा तो कवि की ही है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो बंगाल प्रेमी हैं, जिन्हें बंगाल की धरती के प्रति आस्था और विश्वास है, कवि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय कवि के अलावा जितने भी लोग हैं जिन्हें बंगाल से लगाव है, उन्हें भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि उन्हें भी आने का मन है फिर से लौटकर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे संध्या काल, जब ब्रह्मांड में अंधेरा का वातावरण उपस्थित होने लगता है, उस समय सारस के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं, तो उनकी सुंदरता मन को मोह लेती है। यह सुंदरतम दृश्य कवि को भाता है, यानी कि अच्छा लगता है, और इस मनोरम छवि को वह अगले जन्म में भी देखते रहने की बात कहता है। आप लोग शाम के वक्त देखते होंगे कौवा बगुला जो है आसमान से उड़ के जाते हैं एक कतार से, जैसे कि एरोप्लेन के आकार से 5-6 बगुला जाते हैं, तो वो देखने में बहुत मनोरम लगता है, दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो उसी के बारे में ये कह रहे हैं कवि जीवनानंद दास। 5 है यहाँ पे, कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रस्तुत कविता की भाषा शैली भी चित्रमयी हो गई है। प्राकृतिक वर्णन में कहीं कहीं अनायास ही चित्रात्मकता का प्रभाव भी है। खेतों में हरे भरे लहलहाते धान, कटहल की छाया, हवा के चलने से झूमती हुई वृक्षों की टहनियाँ, झूले के चित्र की रूपरेखा चित्रित है। ओके, अब आगे देखिए, आकाश में उड़ते हुए उल्लू और संध्याकालीन लौटते हुए सारस के झुंड के चित्र हमारे मन को आकर्षित कर लेते हैं, यानी कि जीवनानंद दास यानी कि लेखक को आकर्षित कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे कवि को कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के वातावरण में बिंबों की स्थापना
सौंदर्यपूर्ण चित्रमयी शैली में किया है। बंगाल की नव युवतियों के रूप में अपने पैरों में घुंघरू बांधने का बिंब उपस्थित किया है। हवा का झोंका तथा वृक्षों की डाली को झूला के रूप में प्रदर्शित किया है। आकाश में हंसों का झुंड अनुपम सौंदर्य लक्षित करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आता है। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ उद्देश्य के आधार पर शीर्षक रखा गया है। कवि की उत्कट इच्छा मातृभूमि पर पुनर्जन्म का है। इससे कवि के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। शीर्षक कविता के चतुर्दिक घूमती है। शीर्षक को केंद्र में रहकर ही कविता की रचना हुई है। अतः इन तथ्यों के आधार पर शीर्षक पूर्ण सार्थक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है, परीक्षा उपयोगी। व्याख्या करें। पोयम में ज़्यादा होता है जो व्याख्या करने से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। कह बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। तो इसका व्याख्या हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं व्याख्या किस तरह से होता है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे। प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक से उद्धृत है कहने का अभिप्राय लिया गया है। इस अंश से पता चलता है कि कवि अगले जन्म में भी अपनी मातृभूमि बंगाल में ही जन्म लेना चाहते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि की मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। कवि ने बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वहाँ के खेतों में उगने वाली धान की फसलों का मनोहर चित्र खींचा है। कवि कहता है कि जिस बंगाल के खेतों में लहलहाती हुई धान की फसलें हैं, वहाँ मैं फिर लौटकर आना चाहता हूँ, जहाँ कल कल करती हुई नदी की धारा अनायास ही लोगों को आकर्षित कर लेती है, वहाँ ही मैं जन्म लेना चाहता हूँ। फिर आगे देखिए, यहाँ स्पष्ट है कि कवि अपनी भावना को स्वच्छंद स्वरूप प्रदान करता है। ख है यहाँ पे, इसे भी आप लोग VVI में नोट कर लें। ओके, खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौटकर एक दिन बंगाल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा। प्रस्तुत अवतरण बंगला साहित्य के प्रख्यात कवि जीवनानंद दास द्वारा रचित लौट कर आऊँगा फिर कविता से उद्धृत है। इस अंश में कवि बंगाल की भूमि पर बार बार जन्म लेने की उत्कट इच्छा को अभिव्यक्त करता है। यहाँ कवि बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात कहता है। वह अगले जन्म में भी अपनी मातृभूमि बंगाल में ही जन्म लेने का विचार प्रकट करता है। वह हंस, किशोरी और घुंघरू की बिंब शैली में अपने आप को उपस्थित करता है। वह कहता है कि जहाँ की किशोरियों पैरों में घुंघरू बांधकर हंस के समान मधुर चाल में अपने नाच से लोगों को आकर्षित करती है, वही स्वरूप मैं भी धारण करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ तक कि बंगाल की नदियों में तैरने के एक अलग आनंद ही अनुभूति मिलती है। यहाँ की क्यारियों में उगने वाली घास, जैसे कि एक रास्ता इस तरह का होता है, फिर से बता देते हैं, इस तरह का रास्ता होता है और किनारे किनारे घास रहता है। ओके, और बीच से इंसान जाते हैं, तो इसे ही क्यारी कहते हैं। आप लोग तो गांव में रहते होंगे तो जानते होंगे। यहाँ की क्यारियों में उगने वाली घास की गंध कितनी मनमोहक होती है, यह तो बंग प्रांतीय ही
सॉरी, यहाँ पे समय लिखा गया है, यहाँ पे समझ होना चाहिए। ओके, कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाता है। बंग प्रांतीय ही समझ सकते हैं। ओके, फिर आगे देखिए, इस प्रकार कवि पूर्ण अपनत्व की भावना में प्रवाहित होकर हार्दिक इच्छा को प्रकट किया गया है। यहाँ पे बंग प्रांतीय कहने का अभिप्राय बंगाल में रहने वाले प्रांत यानी कि बंगाल में रहने वाले लोग ही इसे समझ सकते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक चैप्टर और बचा है, उसे भी मैं कवर जल्द ही कर लूँगी। और इसका NCERT बुक का जो सेकंड बुक होता है छोटा वाला, उसमें शायद 5 चैप्टर है, उसे भी जल्द से जल्द ही ख़त्म कर देंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।